हेलो एंड वेलकम टू मैथर एकेडमी। अब हम अपने आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक नंबर 1.8 आदिकाल का नामकरण। अब देखिए, आदिकाल के काल विभाजन की चर्चा के उपरांत अब क्या आवश्यक है कि आदिकाल के नामकरण की भी चर्चा की जाए कि इसका नामकरण आदिकाल ही क्यों पड़ा। जिन आधारों पर काल विभाजन किया जाता है, अंततः उन्हीं आधारों पर नामकरण की समस्या भी हल होती है। आदिकाल की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? यह है कि उसमें किसी प्रवृत्ति की केंद्रीय भूमिका नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि जैसे 1850s के बाद उपन्यास लिखे जाते थे तो एक प्रवृत्ति बन गई थी। बट यहाँ पर ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1850s के बाद क्या होगा, एक उपन्यास लिखने की एक प्रवृत्ति बन जाएगी, जीवन काल उस तरीके का हो जाएगा। बट यहाँ पर वैसी कोई प्रवृत्ति नहीं है। मतलब एक ऐसे बोल लो कि पूरी जनता में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है कि सब एक ही टॉपिक की तरफ या एक ही विधा को लेकर चल रहे हैं, एक ही यौना को लेकर चल रहे हैं। यौना मतलब जिसको जेनरे भी बोलते हैं या यौनर कहते हैं इंग्लिश में। किसी भी जीवित साहित्य के विकास में किसी प्रकार की मन स्थितियों और भावों का विकास साथ साथ होता है। बिल्कुल ठीक बात है। क्या मनोस्थितियों और भावों का विकास साथ साथ ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। किसी स्थिति में चेतना की बहुकेंद्रिता का आभास पूरे साहित्य में होता है। मतलब एकदम कई बार हम वर्ड यूज़ करते हैं चेतना प्रवाह शैली, कि मन में जो जो आ रहा है हम बस लिखते जा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम चेतना प्रवाह शैली, कि मन में जो आए वो लिखते जाओ। इस प्रकार की साहित्यिक परिस्थिति में किसी एक प्रवृत्ति को केंद्रीय मानकर उसका नामकरण एक प्रकार से नाइंसाफ़ी है। ठीक है, नामकरण पर विवेचना के लिए उस कालखंड के रचना और परिवेश कालखंड के रचना और परिवेश के जटिल संबंधों को सूक्ष्मता से समझना होगा। उस कालखंड की रचनाओं के भीतर घात प्रतिघात को सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भों में समझना होगा। मतलब हमें उस टाइम की सोशल सिस्टम कैसा था उसको हमें समझना पड़ेगा। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने आदिकाल के संबंध में जो अपनी अवधारणा बनाई है उस पर एक आलोचनात्मक बहस आवश्यक है। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन? गारसा दत्तासी के इतिहास में इस प्रकार के साहित्यिक कालखंड का कोई विभाजन नहीं है। इन्होंने कोई काल विभाजन मतलब इस टाइप का काल विभाजन नहीं किया। ठीक है। अच्छा, स्पष्ट दृष्टिकोण के अभाव में यह इतिहास कवि वृत्त संग्रह ही कहा जा सकता है। क्या? स्पष्ट दृष्टिकोण के अभाव में, उनका मतलब इनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने जो राइटिंग्स करी उस पर एक क्लियर विजन नहीं था। उनका इतिहास क्या? कविवृत्त संग्रह ही कहा जाता है। कविवृत्त संग्रह मतलब कि बहुत सारे कवियों का क्या लिया, जीवनी उनकी उठा ली, उनकी राइटिंग्स को उठा लिया, उस पर लिख दिया और एक इतिहास बना दिया कि एक्स कवि ने ये लिखा था, वाई कवि ने ये लिखा था। ऐसे करके 1000, 2000, 3000 कवियों को, उनकी राइटिंग्स को इकट्ठा किया और उसी पर एक बुक बना दी। एक होता है ना कि आपने एक क्रिटिकल एनालिसिस किया हो, उस टाइप की बुक। अच्छा, इसी प्रकार ठाकुर शिव सिंह सेंगर के शिव सरोज में किसी निश्चित दृष्टिकोण के अभाव में काल विभाजन ठीक से नहीं किया गया। तो हमने पहला नाम किसका लिया? गारसा दत्तासी जी का। सेकंड शिव सिंह सेंगर जी का नाम। आचार्य शुक्ल के पूर्ववर्ती इतिहासकारों में, पूर्ववर्ती मतलब आचार्य शुक्ल जी के पहले के इतिहासकार, उन्हें जिन दो इतिहासकारों का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उनमें कौन हो गए? एक हो गए जॉर्ज ग्रियर्सन, ये हमने थर्ड नाम लिया यहाँ पर अभी, जॉर्ज ग्रियर्सन। और चौथे कौन है? मिश्र बंधु। ये 3 भाई थे मिश्र बंधु। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन शायद हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने काल विभाजन और नामकरण की परंपरा की शुरुआत की। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। और इस प्रकार इतिहास की प्रक्रिया का हल्का सा आभास दिया। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत इस काल का नामकरण चारण काल रखा। किसका? आदिकाल का। वे इस काल की आरंभिक सीमा को क्या माना उन्होंने? 643 ईस्वी मानते कि यहाँ से आदिकाल शुरू हुआ है। लेकिन वे विभाजन और नामकरण के बीच तालमेल नहीं बिठा पाते कि काल विभाजन तो कर लिया 643 ईस्वी का, बट नामकरण कुछ मैच नहीं कर रहा उससे। उसमें क्या कहें, सामंजस्य नहीं है। उन दोनों में कुछ एक यूनिफॉर्मिटी सी नहीं लग रही है, एक रूपता जिसको हम कहते हैं।
वे जिस समय से इतिहास का आरंभ मानते हैं, हम उस समय में चारणों की प्रवृत्ति को उस प्रकार से उभरते हुए नहीं देख पाते हैं। वह काल तो नाथों और सिद्धों के साहित्य सृजन का काल है। नाथ भी अलग एक संप्रदाय है, सिद्ध भी एक संप्रदाय है, वो हम आगे चलकर देखेंगे। उस काल के साहित्य में कुछ हद तक धार्मिक तत्व तो पाए जाते हैं, लेकिन चारणों से जुड़े स्तुतिपरक साहित्य का अभाव ही है। जॉर्ज ग्रेसन के नामकरण के पीछे कर्नल टाट के ग्रंथ राजस्थान की बड़ी भूमिका है। ये हमने क्या 5th नाम लिया है यहाँ पर हमने, ठीक है। वस्तुतः चारणों के साहित्य का स्वरूप तो 10वीं शताब्दी के बाद उभरता है। 10th सेंचुरी के बाद आ रहे हैं चारण काल वाले। चारण मतलब बेसिकली जिन्होंने चारण प्रवृत्ति पर लिखा। जब समाज में केंद्रीय शासन के ह्रास के बाद स्थानीय शासकों की भूमिका बलवती मतलब वो स्ट्रॉन्ग होते दिखाई पड़ती है। कब? 10वीं शताब्दी के आसपास। सामंतों के साथ ही साहित्य में चारणों का भी आविर्भाव होता है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन होगी ना, सामंत और चारण लगभग एक साथ ही आ रहे हैं। काल विभाजन और नामकरण में स्पष्ट तालमेल के अभाव में यह नाम अनुचित लगता है। दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार कौन है? मिश्र बंधु। उन्होंने आदिकाल का नाम उन्होंने क्या दिया है? प्रारंभिक काल नाम दिया उन्होंने। यह एक सामान्य सा नाम है जी। उन्होंने नाम की प्रस्तावना के पीछे कोई तर्क नहीं रखा। नामकरण की प्रस्तावना की सार्थकता ही उसके पीछे की तार्किक परिणति में होती है। यह फिर से देखो, नामकरण की प्रस्तावना की सार्थकता ही उसके पीछे की तार्किक परिणति होती है। परिणति मतलब जो एंड रिजल्ट जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं परिणति। इस नाम से उस काल के साहित्य के कुछ मनोभाव और जनरुचि का पता नहीं चलता। अतः इस नाम को एक सामान्य नाम ही माना जाना चाहिए। मतलब ये जो नाम दिया ना उन्होंने, क्या नाम दिया इन्होंने? ध्यान से देखिए, प्रारंभिक काल। इससे मतलब कुछ पता नहीं चल रहा, वो प्रवृत्ति, वो एटीट्यूड नहीं दिख रहा इसमें, वो राइटिंग्स का। मिश्र बंधु के पश्चात आचार्य रामचरण शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास क्षितिज पर आते हैं। इनके साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक युग प्रारंभ होता है। रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास का ठोस दर्शन ही नहीं दिया, अपितु वे इतिहास का वास्तविक विवेचन भी करते हैं। मतलब वो एनालिसिस भी करते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं। उन्होंने इतिहास का मात्र साहित्यकार और कृतियों के संदर्भ में विश्लेषण ही नहीं किया, बल्कि इतिहास को ठोस सामाजिक वास्तविकता के रूप में भी स्वीकारा है। उन्होंने कालखंड के पीछे सक्रिय ऐतिहासिक सामाजिक वास्तविकता को आधार बनाकर कालखंड का नामकरण किया। यदि उन्होंने साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल कहा है, तो उसके पीछे उनकी एक स्पष्ट विचारधारा है। क्या? चाहे विवादास्पद ही क्यों न हो। अब देखते हैं वो क्या विचारधारा है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण करते हुए उन्होंने उसे वीरगाथा काल की संज्ञा दी। वीरगाथा नामकरण के लिए उन्होंने यह तर्क उपस्थित किया क्या कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। मतलब कोई स्पेसिफिक प्रवृत्ति हमें नहीं मिल रही है पहले 150 सालों में। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर, सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। मतलब चारों एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि मतलब राजा पर आश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे, फुटकल मतलब बहुत मतलब हीन की सेंस में, मतलब वो यूज़ करते हैं इस वर्ड को। फुटकल दोहे राज सभाओं में सुनाए करते थे। उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा, इसी को हम क्या बोलते हैं, रासों के नाम से जानी गई। अब वो क्या परंपरा है
कि अपने आश्रयदाता जो राजा हैं उनके पराक्रमपूर्ण जो चरित्र हैं, उनकी गाथाएं, उनका वर्णन किया जाए। अब राष्ट्रीय काव्य के नाम से इसी को जाना गया, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। ठीक है। इस काल को वीरगाथा काल कहने के पीछे आचार्य शुक्ल के सिद्धांत में मताग्रह दिखाई पड़ता है। आरंभिक साहित्य की विविधतापूर्ण प्रवृत्तियों को छोड़कर वे एक विशिष्ट वर्ग के द्वारा रचे गए साहित्य को अपना आधार बनाते हैं। मतलब वो सारी प्रवृत्तियाँ नहीं देख रहे हैं, मतलब उन्होंने एक चीज़ देख ली कि हाँ वीर काव्य लिखा गया है, ठीक है, उन्होंने सिर्फ उसको ही उन्होंने सिर्फ कंसीडर किया है जब वो नाम दे रहे हैं ना वीरगाथा काल। वे नाथ, सिद्धों और जैनों के साहित्य को छोड़कर साहित्य की संवेदना का विकास देखना चाहते हैं, लेकिन क्या मजबूरी थी कि उन्हें भी अपभ्रंश काव्य के विवेचन के लिए विवश होना पड़ा। अच्छा, वे इन जटिलताओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहते। वे इन जटिलताओं की परत को तोड़ने का अर्थ है साहित्य की उन परंपराओं को आत्मसात करना जो हमारी मुख्य धारा से अलग है, लेकिन हम अपने विवेचन में छोड़ नहीं सकते। अभी हम देखते हैं आगे कि अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहे हैं। काल विभाग के संदर्भ में हमने नाथों, सिद्धों और के साहित्य को साहित्य में स्थान न देने के कारण पर चर्चा की है कि वो क्यों नहीं देना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि वो बड़े संस्कार वाले हैं। कौन? शुक्ल जी। तो वो इनको कंसिडर नहीं करते कि ये सिद्ध, नाथ, जैन की राइटिंग्स को वो साहित्य में कंसिडर नहीं करते। काल विभाग के संदर्भ में हमने नाथों, सिद्धों के साहित्य को साहित्य में स्थान न देने के कारण पर चर्चा की, लेकिन आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि के संदर्भ में थोड़ी अब चर्चा अपेक्षित है कि उनका व्यू है इतिहास को लेकर, हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। ये वो बात कह रहे हैं, शुक्ल जी कह रहे हैं कि सिद्ध, नाथ और जैनी साहित्य का किस पर इन चीज़ों से कोई संबंध है ही नहीं उस टाइम के। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ये टिप्पणी उन तीनों के लिए, सिद्ध, नाथ और जैन के लिए। ठीक है। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। यदि विशुद्ध साहित्य को आधार बनाया गया हो तो हिंदी साहित्य के एक बड़े हिस्से को साहित्य से अलग करना होगा। मतलब लिटरली जो लिटरेचर ही है, मतलब उससे अलग कुछ भी नहीं है वो उस राइटिंग में, उस क्रिएशन में। तब कह रहे हैं हमें तुलसीदास, प्रेमचंद और निराला के साहित्य को भी हिंदी साहित्य से अलग करना होगा, क्योंकि इनकी रचनाएं भी शुद्ध साहित्य की सीमाओं में नहीं आती। अब हम यहाँ पर क्या टर्म यूज़ करें? शुद्ध साहित्य। ठीक है। यदि इन रचनाकारों को निकाला जा सकता है तो निस्संदेह उन नाथों और सिद्धों की रचनाओं से भी विमुख होना पड़ेगा। यदि नहीं निकाला जा सकता तो यह दृष्टि की सीमा है। मतलब अगर आपको एक्सक्लूड करना है, आपको निकालना है, तो आपको सबको निकालना पड़ेगा, निराला जी को भी, उनकी राइटिंग्स को भी, प्रेमचंद की राइटिंग को भी। इस संदर्भ में हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब कुछ नया घटित होता है ना, या नया रचा जाता है, तो स्थापित से विरोध होना स्वाभाविक है। मतलब कुछ नई क्रिएशन आ रही है तो हो सकता है कि वो उस टाइम में जो राइटिंग्स हो रही है उसके अगेंस्ट उसमें कुछ ना कुछ बात हो। ये बहुत नेचुरल सी बात है। इसीलिए विरोध होने मात्र से उसे साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उन रचनाकारों ने समाज के सामने एक दूसरा विकल्प रखा है। जहाँ तक सांप्रदायिकता की बात है, उसके संबंध में केवल इतना ही कहना है कि उस कसौटी पर समूचा भक्तिकाल सांप्रदायिक हो उठेगा, कि फिर तो सबने ही कुछ ना कुछ उनकी जो राइटिंग्स हैं, ये कुछ ना कुछ सांप्रदायिकता का तत्व तो हर एक में होगा। उसके जहाँ तक जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों का सवाल है, जैन धार्मिक काव्यों में जीवन की गहरी मनोदशा का चित्रण है, उन्हें साहित्य में स्थान दिया जा सकता है। अपभ्रंश की इन रचनाओं को यदि आचार्य शुक्ल साहित्य में स्थान नहीं देना चाहते हैं तो उसका एक कारण क्या है? वह यह है कि वस्तुतः उसमें विभिन्न प्रवृत्तियों का कोलाहल सुनाई पड़ता है। मतलब एक कॉमन सी टेंडेंसी नहीं है, अलग अलग प्रवृत्तियाँ उसमें दिखाई दे रही हैं। वीर काव्य है, श्रृंगार काव्य है, रासो है, कई चीज़ें हैं। ठीक है। रासो मतलब एक तरीके का वीर काव्य ही है। इस तरह के साहित्य में हिंदी साहित्य की आदिम संवेदना अपने अनगढ़ रूपों में अपना रास्ता
टटोल रही थी। मतलब उस टाइम कुछ बहुत रिजिड, कुछ फिक्स नहीं हुआ था। विभिन्न प्रवृत्तियाँ थीं, जीवन के विविध अनुभवों को ग्रहण कर रही थी। इसीलिए किसी एक विशिष्ट प्रवृत्ति में हम उसे बंधी हुई नहीं पाते। अब देखिए, आचार्य शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण किया है, उनकी चर्चा ये है। वीर विजयपाल रासो, खुम्माण रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक, जस चंद्रिका, हम्मीर रासो, परमाल रासो, विद्यापति जी की पदावलियाँ, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुसरो जी की मुकरियाँ। अच्छा, इन्हीं 12 पुस्तकों को आधार बनाकर आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा है। इन पुस्तकों को इतिहास की सामग्री बनाते हुए इतिहासकार में संकोच और झिझक है, क्योंकि इन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। मतलब कन्फर्म नहीं थे कि ये कब के हैं। किसकी प्रामाणिकता पर, ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन मार्क था। स्वयं आचार्य शुक्ल ने लिखा है, उनके क्या टिप्पणी है। दूसरी बात, इस आदिकाल के संदर्भ में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है, कुछ संदिग्ध है। ठीक है, आचार्य ने जिन पुस्तकों को आधार बनाया था उनकी संदिग्धता इतनी बढ़ गई है कि उनके द्वारा किए गए नामकरण की नींव हिलती दिखाई दे रही है। इन पुस्तकों की प्रामाणिकता का संक्षिप्त विवेचन करना होगा। इन 12 पुस्तकों में विद्यापति जी की कीर्तिलता, पदावली तथा नरपति नाल्ह रचित बीसलदेव रासो ही प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। मतलब ये और ये थर्ड, ये 3 प्रामाणिक हैं। हम्मी रासो, जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका ये उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है अभी। हम्मीर विषयक एक पद्य प्राकृत पैंगलम में अवश्य मिलता है। एक लैंग्वेज है प्राकृत पैंगलम, जिसके बारे में शुक्ल जी का विश्वास है कि वह हम्मीर रासो का ही है। क्या? ये हम्मीर विषयक प्राकृत पैंगल, ये जयमयंक जस चंद्रिका। अच्छा, इस तरह के छिटपुट प्रमाण पर इतिहास का ढांचा खड़ा करना मुश्किल है। मतलब हमारे पास कुछ ऑथेंटिक तो है ही नहीं 3 राइटिंग्स को छोड़कर। खुम्माण रासों में 9वीं शताब्दी के खुम्माण के युद्ध का वर्णन है, ठीक है, 9वीं शताब्दी में जो हुआ था, लेकिन उसमें मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह, राज सिंह का भी वर्णन है। इससे इस बात का पता जो मिलता है कि यह रचना 16वीं शती के आसपास की है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड तो यही था ना। परमाल रासो क्या है? एक लोकगान है। वह विभिन्न क्षेत्रों में विविध रूपों में गाया जाता है। लोकगान मतलब कोई एक रीजन है, वहाँ के लोग, उनका कुछ कल्चर है, वहाँ के लोग ये गाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लोकगान। ठीक है। जयानक के पृथ्वीराज विजय के प्रकाशन के साथ पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता भी संदिग्ध हो गई है। स्वयं आचार्य शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा है? इस दशा में भाटों के इस वाकजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। कौन सा? ये पृथ्वीराज रासो। जब इन ग्रंथों की प्रामाणिकता ही संदिग्ध है तो उसके आधार पर किया गया नामकरण कितना संदिग्ध हो सकता है? ऑब्वियसली राजस्थान के साहित्य और संस्कृति के विद्वान कौन? मोतीलाल मीनारिया। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है जिसके आधार पर वीरगाथा काल की कल्पना की गई है, राजस्थान के किसी समय विशेष की साहित्यिक प्रवृत्ति को सूचित नहीं करते, केवल चारण भाट आदि वर्ग के कुछ लोगों की जन्मजात मनोवृत्ति को प्रकट करते हैं। जिस रासो ग्रंथ की प्रबंध परंपरा को लक्ष्य करके आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया था, उसमें विद्यापति जी की रचना का प्रवेश नहीं हो पाता है कि ये उस टाइम पीरियड की तो है ही नहीं। यह ठीक है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका इसी कोटि के ग्रंथ हैं, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि मैथिल कोकिल विद्यापति का महत्व उनकी पदावली को लेकर है, जिसमें श्रृंगार की ऐतिहासिकता और भक्ति की धार्मिकता है।
मानवीय मनोभाव की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का सामंजस्य उसमें मिलता है। अब ये ये लाइन देखिए, नामकरण संबंधी सारे तथ्यों पर विवेचन के बाद वीर गाथा काल की प्रासंगिकता क्या है, अब उसको देखते हैं क्या आगे। आचार्य शुक्ल की वीर गाथा काल संबंधी मान्यताओं के परीक्षण के उपरांत उसके बाद के इतिहासकारों की मान्यताओं पर विवेचन करना अनिवार्य है। उसके बाद के जो है, जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, उन्होंने क्या बोला, उनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है, में एक नाम सुझाया है। उन्होंने प्रथम काल का नाम संधि काल और चारण काल रखा है। उनका नाम दो भागों में विभाजित है। इस प्रकार के नाम के पीछे चिंतन का जो आधार है वह दो भागों में टूटता दिखाई देता है। यह चिंतन भाषा और संवेदना के दो स्तरों का विभाजन है। संधि भाषा की अवस्था को सूचित करती है, अच्छा, और चारण जो है संवेदनागत वास्तविकता है कि क्या लिखना चाह रहे थे, क्या मैसेज देना चाह रहे थे अपनी राइटिंग्स के थ्रू उस टाइम के लोग। उनके संधि कहने का तात्पर्य प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी की मिलजुली भाषा से है। यहाँ किन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राम कुमार शर्मा जी की, जो उस समय विकसित हो रही थी। चारण कवियों की कृतियों को ध्यान में रखकर उन्होंने चारण काल जो नाम है प्रस्तावित किया, परंतु मात्र चारणों ने ही उस काल के साहित्य को निर्मित नहीं किया था। उनमें जैन, सिद्ध, नाथ, लौकिक साहित्य के रचनाकारों का भी योगदान है। इस नामकरण को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो उन अनेक कवियों और साहित्यकारों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता जिनका इस काल के साहित्य निर्माण में बड़ा योगदान है। अच्छा, राजकुमार वर्मा के इतिहास के उपरांत राहुल सांस्कृत्यायन जी इस काल का विस्तृत विश्लेषण अपनी पुस्तक मध्यकालीन काव्यधारा में करते हैं। इन्होंने प्रथम काल के लिए क्या सिद्ध सामंत काल नाम दिया। इसी नामकरण के माध्यम से वे उस टाइम के समाज की वास्तविकता और जीवन के अनुभवों को गहराई में पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब इस हम बात करें कि उन्होंने नाम क्या दिया है सभीयों ने, ठीक है। आगे देखिए, सिद्ध के अतिरिक्त इस काल के नामकरण में राहुल जी एक शब्द सामंत को जोड़ते हैं, ठीक है, जो हमने अभी देखा ही ऊपर। सामंत तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को सूचित करता है, ठीक है। हम वीरगाथा काल, चारण काल, जितने भी नामकरण की सूची पाते हैं उसके मूल में सामंतवादी व्यवस्था की छाया ही दिखाई पड़ती है। केंद्रीय व्यवस्था के विखंडन से सामंतों का वर्ग तेजी से राजनीतिक परिदृश्य में उभरा। अब जब भी सेंटर कमज़ोर होगा ना, सेंट्रल पावर, तो वहाँ पर हमेशा सामंत उभरेंगे। ये सब हम समझेंगे आगे चलकर। वह धीरे धीरे जीवन व्यवस्था और संस्कृति को आच्छादित कर लेता है। यह नाम साहित्य और संस्कृति की संपूर्ण प्रवृत्ति को गहराई में पकड़, लेकिन राहुल जी द्वारा दिया गया यह नाम विद्वानों में लोकप्रिय नहीं हुआ। नामकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि उसके बारे में व्यापक सहमति हो, मतलब सब जो इतिहासकार हैं या सब जो साहित्यकार हैं, साहित्य इतिहासकार, वो एग्री करें उस चीज़ को लेकर। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल भी कहा जाता है। अभी आ गया हमारा मेन पॉइंट यहाँ पर। यद्यपि इसकी प्रस्तावना आचार्य शुक्ल के इतिहास में भी मिलती है। उन्होंने आदि शब्द को काल तक ही सीमित रखा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रवृत्ति के रूप में आदि शब्द को स्वीकार करते हैं, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास अपनी बुक में लिखा है कि कुछ आलोचकों को इस काल का नाम आदिकाल ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इस पुस्तक में भी इस काल को इसी नाम से कहा गया है। इस नाम से एक भ्रामक धारणा की सृष्टि होती है। क्या है वो धारणा? यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। आदिकाल से साहित्य की आदिम प्रवृत्ति का बोध होता है कि पता नहीं कब का होगा आदिकाल। वह भाषा की आदिम व्यवस्था या आदिम अवस्था हो सकती है और वह संवेदना की भी आदिम अवस्था हो सकती है। आदिकाल में वीर, श्रृंगार और भक्ति जैसी कई मनोवृत्तियों के साहित्य रचे गए। जिस काल में इतनी तरह की मनोवृत्तियाँ सक्रिय हों उस काल के लिए एक नाम खोज पाना कठिन है ही ऑब्वियसली।
आदिकाल नाम में परस्पर विरोधी चेतना के साहित्य को भी बिना किसी उलझन के स्थान दिया जा सकता है। आदिकाल नामकरण से विविध मनोभावों की रचनाओं को एक साथ रखने पर अनौचित्य प्रतीत नहीं होता कि सब आदिकाल नाम में एडजस्ट हो रहे हैं। वीर काव्य भी आ रहा है, अच्छा श्रृंगार काव्य भी आ रहा है, जो जैन सिद्ध नाथ काव्य सब आ रहे हैं इसमें। तो फिर हम फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या हुआ? द्विवेदी जी द्वारा दिए गए आदिकाल नाम को यदि व्यापक स्वीकृति मिली तो इसीलिए कि वे अपने नामकरण में जनता के उस सामूहिक मन को पकड़ते हैं जिससे साहित्य की प्रवृत्ति निर्धारित होती है। इस सामूहिक मनस्थिति को पाने के लिए व्यापक क्या पृष्ठभूमि को स्वीकार करना होता है। द्विवेदी जी ने व्यापक चेतना से इतिहास के जो अंतर विरोध हैं उनको देखा, इसीलिए उनकी दृष्टि उन बिंदुओं की ओर गई है जिसे अब तक साहित्यकार अनदेखा कर रहे थे। उन्होंने उसे निचोड़ने की कोशिश की। उनके नामकरण में दूसरी विशेषता क्या है? वह यह है कि उन्होंने साहित्य के विराट प्रवाह में अंतर वस्तु का मूल्यांकन किया कि उसके अंदर का एलिमेंट क्या है, अंदर जो लिखा हुआ है क्या वो चीज़, उसकी संवेदना क्या है, वो क्या कहना चाह रही है, कोई एक राइटिंग है वो क्या कहना चाह रही है, क्या मैसेज देना चाह रही है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आदिकाल का संपूर्ण विश्लेषण। होपफुली आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।